Okay, ji. So these are the contents of today's lectures. Um, we will again start with some announcements जो कि already भी आप लोगों को पता है. There is one new announcement today. और आज जो है हम रैशनल सिस्टम फंक्शंस की बात करेंगे और रैशनल सिस्टम फंक्शन से हम अगेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस को कंप्यूट करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कंप्यूट द मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. उसके हम एग्जांपल करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन. बेसिकली जो आज का लेक्चर है उसमें वी विल सी के हाउ द लोकेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस अफेक्ट ओवरऑल एम्पलीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स ऑफ एच ऑफ ओमेगा. ठीक है, अभी तो इससे पहले हमने प्लॉट तो करके देखा था लेकिन वी डिड नॉट टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड एंड द फेज रिस्पॉन्सेज इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पोल्स एंड जीरोस. लेकिन क्योंकि आगे जो है वो हमने फिल्टर डिज़ाइनिंग और डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स की डिज़ाइनिंग की बात करनी है एंड वी विल सी के किस तरह से पोल्स और जीरोस जो है वो ओवरऑल जो है वो मैग्नीट्यूड को या फेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं और बिकॉज वी वुड नो दैट तो उसकी बेस पे फिर हम अपना डिज़ायरेबल फिल्टर्स जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, अनाउंसमेंट में अगेन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे आज जो है वो किसी टाइम तक जो सी आ रहे हैं वो मुझे बता दें कि आप लोग क्या करना चाहते हैं. अदरवाइज आई विल डिसाइड माई सेल्फ कि मैं मिड लेना चाहूँगी एक या ये कि 3 क्विजेस लेना चाहूँगी. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि देयर विल बी अ पॉपअप क्विज टुडे एट द एंड ऑफ द क्लास. लास्ट 10 मिनट्स जो है वो क्लास के उसमें क्विज होगा और वो क्विज आपका जो हम आज डिस्कस करेंगे इससे ही रेलेवेंट होगा. सो आई वुड एडवाइस कि अगर जो लोग क्लास में मौजूद नहीं हैं, इफ़ यू वांट टू इन्फॉर्म देम यू कैन इन्फॉर्म देम. और ये कि आप लोग जो मौजूद हैं ट्राई टू बी मोर अटेंटिव, लॉग इन करके जो है वो गायब ना हो आज जो है. ओके, लेट्स मूव टू द रैशनल सिस्टम फंक्शन. अच्छा, रैशनल सिस्टम फंक्शन में वी एक्चुअली ऑलरेडी नो कि हमारे पास ये बेसिकली मैंने जो कॉपी पेस्ट की है जो भी इक्वेशन है दैट इज़ फ्रॉम योर बुक. तो बुक में एक्चुअली एच ऑफ जी के लिए नहीं थी इक्वेशन, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव just copied pasted for x of z, but it doesn't matter. ठीक है, because we are now dealing with system functions and frequency responses, so we would be talking about h of z, but we know कि x y h कुछ भी जो है वो आप रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं. हमने ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो लास्ट चैप्टर में चीज़ की है कि we know कि we can write this system function h of z as ratio of 2 polynomials in z. ठीक है, बी जी ओवर ए जी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. एंड देन वी ऑल्सो सॉ दिस थिंग, एक चीज़ जो हमने देखी थी कि अगर जबकि बी जी में जो है वो आपके पास एम नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं और ए जी में जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में n नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, न्यूमरेटर में जो है वो m नंबर इक्वेशंस हैं. एक चीज़ जो हमने देखी थी वो ये कि वी मेक श्योर कि अगर आपके पास n जो है इट शुड बी लेस देन ग्रेटर देन m. ठीक है, अगर m वॉज ग्रेटर देन n तो फिर हमने देखा था कि हम पहले डिवाइड करते हैं या order of the polynomial in the denominator is always equal greater than the order of the polynomial in the numerator, which is something that we are assuming here. और अगर नहीं है तो we know कि हमने क्या करना है. लेकिन अगर हमारे पास ये condition आ जाती है तो उसके बाद what we saw was कि ये if we are assuming कि this condition is true तो bz over az को हम रूट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, हम पार्शियल फ्रैक्शंस करके और उसके बाद जो है वी कैन एक्चुअली या आप सिंपल जो है वो फैक्टराइज करके यू कैन राइट दीज पॉलिनोमियल्स. अगर आप समेशन की फॉर्म से जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो सो एंड another thing that is important that we remembered was कि we start with the fact कि हम a नॉट जो है उसको हमेशा 1 ही assume करते हैं. यानी what we are saying is कि मेरे पास जो h of z है it would be b नॉट plus b1 z inverse and plus so and so forth bm z raised to the power minus m over 1 plus a1 z inverse plus so and so forth a n z minus n. Okay, and जी बोलें मैम. अगर हमारे पास a नॉट की कोई और वैल्यू गिवन हो तो फिर हम 1 को वो वैल्यू असाइन कर देंगे. नहीं फिर हम ओके लेट्स
स्टार्ट, लेट्स सपोज कि नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन के हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, देन व्हाट वी विल एक्चुअली डू, वी विल डिवाइड दिस होल थिंग बाय ए नॉट, ठीक है। हम जो है ना वी विल सी के बेसिकली अगर हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म अगर 1 है ना तो उसकी वजह से फैक्टराइजेशन एंड देन आपके पास जो सिस्टम डिज़ाइन है उसमें इट इज़ समहाउ डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम वाई ऑफ एन जो है वो निकालना चाहते हैं तो ए नॉट वाई ऑफ एन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हम ये नहीं चाह रहे होते कि इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो कि एंड में आप जब सिस्टम डिज़ाइन कर चुके हैं, आपके पास कोई इक्वेशन आ गई है, तो फिर एंड में आप ए नॉट से डिवाइड करें। उससे बेहतर क्या होता है कि हम पहले ही डिवाइड करके वी मेक दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वाई एन इक्वल टू 1। सो आपका जो क्वेश्चन है इट इज अ गुड क्वेश्चन एंड व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज कि अगर ए नॉट 1 नहीं है तो हम थ्रू आउट जो है ना वो ए नॉट से डिवाइड करेंगे एंड देन आई विल हैव 1 हियर, सॉरी, ठीक है, 1 हियर, यहाँ पे 1 आ जाएगा और बाकी जो है वो मेरे पास दे विल बी ratios which doesn't matter because they are still constants, ठीक है। आई कैन स्टिल टेक देम a1 प्राइम ले सकती हूँ या मैं a1 भी कह सकती हूँ इसको, ठीक है, बट द थिंग इज के a नॉट से सबको हम स्केल कर रहे हैं। तो जो a नॉट है उसको तो हमने हमेशा ही 1 रखना है बिकॉज ऑफ द रीजन के y n एक साइड पे रख के हम बाकी टर्म्स एक दूसरी साइड पे लेके जाते हैं व्हेनेवर वी ट्राई वी डिजाइन अ सिस्टम। इस केस में जो है व्हाट यू कैन सी इज कि अब ए नॉट को हमने अगर 1 रख भी दिया है, जब हम व्हेन वी आर ट्राइंग टू फैक्टराइज दिस, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अगेन इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स ईजियर हम क्या कह रहे हैं, देखिए अगर आपके पास जो है ना व्हाट वी आर सेइंग इज कि मेरे पास अगर इक्वेशन है इस तरह की x स्क्वायर प्लस 2 लेट्स सपोज x प्लस 3 है, ठीक है, तो अब मेरे पास जो है आई एक्चुअली वांट टू मेक दिस whatever is multiplied by my highest term to be equal to 1, ठीक है, और I want just to make the things easier to compute, there is no actually, और even आपको दूसरी बुक्स में मे बी ये नजर आए कि ये वाली चीज जो है वो नहीं भी कर रही, ये तो खैर हर बुक में आपको नजर आएगा कि a नॉट जो है that will always be taken as 1 because it has significance because this is multiplied by y of n। लेकिन जो दूसरा स्टेप है ना, अगर आप यहाँ पे देखें कि what they have done is कि they have taken b नॉट outside the numerator also, which means कि हम यहाँ पर b नॉट के साथ भी वही काम कर रहे हैं कि we are making the first term to be 1 and this is just for ease of computation, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि b a नॉट को जो 1 करने का मकसद जो है दैट इज अगेन, अगर आप कभी करना भूल जाते हैं इट मीन्स कि आप एंड में कह सकते हैं कि जी वाई एन की जो भी इक्वेशन आई है ना उसको आप ए नॉट से डिवाइड करना है बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको एंड में चाहिए वाई नॉट है, आप यू डोंट वांट वाई नॉट टू बी स्केल्ड बाय एनी नंबर एट द आउटपुट। लेकिन अगर आपने पहले से कह दिया तो इसका मतलब है यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दैट थिंग कि अच्छा एंड में क्या हो रहा होगा। सिमिलरली यहाँ अगर मैंने बी नॉट निकाल लिया तो इसका मतलब है कि आई हैव सेम काइंड ऑफ इक्वेशंस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट मेक्स द computation of the things easier, but it doesn't mean कि आप b नॉट को उसी तरह से रख के इसको solve नहीं कर सकते, ठीक है। there is nothing wrong with that, even a नॉट को भी 1 किए बगैर there is nothing wrong with that। लेकिन जब हम practical implementation पे आते हैं तो we see कि just taking these a नॉट्स and b नॉट्स common and making the first terms to be equal to 1 makes the computation easier for us, ठीक है। so okay, so now what we actually see from here is कि b नॉट हमने बाहर निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया है and then inside we have a term in z इनवर्स की टर्म है जिसकी पावर m तक जा रही है और डिनोमिनेटर में वी हैव अगेन z इनवर्स की टर्म है जिसकी पावर n तक जा रही है। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो वी विल हैव m roots in the numerator and n roots in the denominator। तो ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी अगेन हमें ये पता है कि वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस। अगर हम यहाँ से रैशनल, जी जी बोलें हम इसमें a नॉट भी डिवाइड में नहीं आना चाहिए, a नॉट को तो हमने ऑलरेडी 1 लिया हुआ है ना, वी हैव टेकन इट 1, ठीक है ना। समेशन हमने न्यूमरेटर की जो है वो रखी ही 1 से लेकर n तक रखी हुई है, a नॉट को 1 लिया हुआ है। लेकिन अगर नहीं रखा लिया होता तो फिर इट वुड हैव बीन a नॉट b नॉट ओवर a नॉट, लेकिन इस स्पेसिफिक इक्वेशन में जो है हमने उसको 1 रखा हुआ है। ओके, सो नाउ अब वी नो दैट कि अगर आपके पास
nth सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो उसके 2 रूट्स होंगे, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स होंगे, एंड देन वी कैन ऑलवेज राइट द रूट्स एज मल्टीप्लिकेशन. जब आप जो है तो 2, ओके फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ओके if you have, let's suppose कि a1 x1 x square plus a2x plus a3, ठीक है, और इसको आप अगर फैक्टराइज करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी x माइनस सम अल्फा 1 टाइम्स x माइनस अल्फा 2, डिपेंडिंग अपॉन कि a1 और a2 क्या थे. सो ये जो है वो मेरे पास समेशन आ रही है, और यहाँ पर जो है वो मेरे पास बेसिकली मल्टीप्लिकेशन आ रही है. जो जितनी पावर यहाँ पर गई हुई थी उतने ही रूट्स मेरे पास आ रहे होंगे. सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग है कि हमने जो है वो समेशन की रूट्स निकाल लिया तो उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया, प्रोडक्ट इन द न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन द डिनोमिनेटर, एंड देन वी नो दैट z इक्वल टू ई जे ओमेगा के ऊपर हमारे पास h of z बिकम h of ओमेगा. तो अगर मैं इसमें सिंपली z को रिप्लेस कर दूं बाय h of z को रिप्लेस कर दूं बाय e raised to the power j omega से, then I will get the same equation in terms of frequency. और मेरे पास जो है यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट वाले जो है रूट्स वाली इक्वेशन या समेशन वाली इक्वेशन, दोनों की दोनों इक्वेशंस जो है वो यहाँ पर हमारे पास सिंपल लिखी जाएंगी. दिस इज नथिंग जो है वो बेसिकली न्यू, सिर्फ ये है कि हमने एच ऑफ जी की इक्वेशन को एच ऑफ ओमेगा की फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाला हुआ है फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम. अच्छा, अब हमारे पास देयर इज वन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी जिसकी ज़रूरत अगेन हमें डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम्स के वक्त पड़ रही होती है, विच इज़ एक्चुअली स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ आर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ठीक है, और इसका वी हैव सीन दिस बिफोर कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, अगर आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट द मैग्नीट्यूड स्क्वायर इन दैट केस. अब पीछे हमने देखा है कि आर, ओके लेट मी राइट इट हियर, एच ऑफ ओमेगा वाज इक्वल टू बी नॉट pi k from 1 to m 1 minus z k raised to the multiplied by z inverse. ठीक है, z जो है they are actually representing the zeros of the system. We know कि जो हमारे पास न्यूमरेटर के जो भी रूट्स होते हैं they are actually representing the zeros of the system. and ये मेरे पास जो है वो पोल की इक्वेशन आ गई थी. सो इफ आई वांट टू हैव h कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, ये मेरे पास कैसे आ जाएगा? आई सिंपली हैव टू टेक कॉन्जुगेट्स, ठीक है, विच मीन्स के पोल कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो और जीरो कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा. एंड देन आई नो कि अब हमारे पास जो है, सॉरी यहाँ पे z के बजाय मुझे e के फॉर्म में लिखना चाहिए बिकॉज h ऑफ ओमेगा हमने लिखा हुआ है. सो दिस वाज e माइनस जे ओमेगा एंड अगेन e माइनस जे ओमेगा. तो अगर इफ आई एम टेकिंग कॉन्जुगेट देन इट कम्स आउट टू बी e जे ओमेगा, and in the denominator I have again same kind of term which is 1 minus pk conjugate ej omega. ठीक है, अगर मैं इसको h of z की टर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो बेसिकली अब मैं किससे कंपेयर करूंगी? h of z जो मेरे पास आया हुआ था उसमें क्या था कि इस e of माइनस जो ओमेगा was actually equal to z inverse. ठीक है, तो अगर मैं दोबारा से z डोमेन में जाना चाहूँ and I replace, हमने क्या कहा था कि आपके पास h of ओमेगा हमारे पास कब आया था? जब हमने h of z में when we place h of z में we put z to be equal to e j omega. ठीक है, तो अब अगर मेरे पास जो टर्म है अगर मैं उसको z में लेके जाना चाहूँ तो इसका मतलब है कि this is actually equal to h of z इनवर्स, या
ओके अगर देखें ये क्या बन जाएगा, अगर आपके पास जो था e ऑफ माइनस जे ओमेगा वो z इनवर्स, तो e ऑफ जे ओमेगा इज बेसिकली z, ठीक है। तो h ऑफ z में मेरे पास z इनवर्सेस थे, तो अगर मेरे पास टर्म्स के अंदर z आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इट शुड बी h ऑफ 1/z और इट शुड बी h ऑफ z इनवर्स। Another thing which is different from h of z is कि मेरे पास यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनका कॉन्जुगेट आया हुआ है। So in other words what we are seeing is कि मेरे पास s h कॉन्जुगेट या so what we are saying is कि अगर मेरे पास h of z था तो वहाँ से मुझे h of omega मिल गया था by taking h of z at e j omega, और h of conjugate omega मुझे कहाँ से मिलेगा, if I take the conjugate of h of z and replace z by 1/z or z inverse. Okay, this is actually something important कि अगर आप जो है वो ये लेट मी जस्ट गो बैक हियर, ये सारी की सारी कंप्यूटेशन यही है जो हमने यहाँ पे की है। सो बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मुझे h of z ओमेगा स्क्वायर चाहिए एंड आई हैव h of omega given, फिर तो कोई मसला नहीं है, h of omega लिया, h of omega का कॉन्जुगेट लिया, उनको मल्टीप्लाई किया और मुझे मैग्नीट्यूड स्क्वायर मिल जाता है। बट इफ आई एंड देन इफ मेरे पास जो है रियल फंक्शन था, या इसको चलें इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, but if I don't have h of omega given, then in that case what I can do is I can have, if I have h of z only, then what I will do is I will take h of z, h conjugate of z inverse, and then take it as z equal to e j omega. And then यहाँ पे conjugate इसलिए नहीं लिखाया हुआ because ये equation जो आपकी बुक में लिखी हुई है, they have assumed कि हमारे पास h of n जो है वो real है। तो h of n अगर रियल होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो h conjugate of z inverse would be same as h of z inverse। लेकिन हम in general अगर बात करते हैं तो we will have, हम h of z को s conjugate of z inverse से अगर multiply करके and z को e j omega के equal रख लें तो we will be getting this thing, ठीक है। और जब हम सिस्टम वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो we will see कि this is a condition, this is a factor जो कि हमारे पास important होता है, sometimes we need to compute this thing। तो लेकिन compute करना जो है that is not that difficult। इसके लिए जो है let's do this example कि जिसमें हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग इक्वेशन अपने पास लिखिए बिकॉज आई विल चेंज द स्लाइड, और उसके बाद जो है लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर। लिख लिया? ओके, या फिर लेट मी, हो गई, लिख लिया? नो मैम, अभी लिख रहे हैं। अभी लिख रहे हैं, अच्छा ओके चलें, या चलें लेट मी ट्राई टू डू इट हियर। ओके, अब इसमें से देखिए, सो आई वांट टू कंप्यूट दिस थिंग। So what should be the first thing? I need h of omega first, because h of omega को s conjugate से अगर multiply करती हूँ तो I would get h of z। और okay, so sorry not h of z, h of omega magnitude square। लेकिन मेरे लिए h of omega से ज़्यादा क्या आसान है, I can actually easily compute h of z। तो I actually know कि h of omega का square जो है this is also equal to h of z multiplied by h conjugate of z inverse at z equal to e j omega। ठीक है, सो ये y हो गया, दिस विल बी -1। चले हाँ, अब आप मुझे बताएं ना, मैंने इक्वेशन जो लिखने को क्या, बट विल बी h of z की इक्वेशन मुझे जल्दी से, लेट्स टेक जस्ट 1 मिनट एंड गिव मी h of z की इक्वेशन। मैं भी साथ साथ करने की कोशिश करती हूँ एंड देन मैम 1 plus z -1। ओके, h of z is 1 plus z minus 1। ये न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा? मैम डिवाइडेड बाय 0.1 z इनवर्स माइनस 0.2 z माइनस 2। ओके ओके, चलें दोबारा बताइएगा, आपने ऊपर क्या बताया? 1 plus z इनवर्स z minus 1। 1, ये क्या हो रहा है? हाँ, 1 plus z inverse
ओवर और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 0.1 z इनवर्स माइनस ओके 0.2 z 0.1 z इनवर्स minus 0.2 z raised to the power minus 2. G, everyone agrees with this? Anyone else? Yes, ma'am. Okay, let's do it together again. Okay, अच्छा जी, तो ये अगर मैं इसको y of z में compute करती हूँ, so I have minus 1 z inverse yz plus 0.2 z minus 2 yz plus xz plus z इनवर्स x ऑफ z। ठीक है, तो न्यूमरेटर का पार्ट तो मुझे सही नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि इसमें से x ऑफ z को कॉमन निकाल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। लेकिन देखिए डिनोमिनेटर के लिए व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि आप y की सारी टर्म्स को जब एक साइड पे करते हैं तो बेसिकली लेट मी डू इट हियर, इसको मैं इक्वल कर देती हूँ तो इट विल बिकम प्लस। तो जब मैं y कॉमन निकालती हूँ ना देयर विल बी सम a वन हियर ऑल्सो, बिकॉज आप जब y ऑफ z को कॉमन निकाल रहे हैं इस, ठीक है, आप yz ओवर x ऑफ z कर रहे हैं ना, तो इसमें से आप yz को कॉमन निकाल रहे हैं और इसमें से आप x ऑफ z को कॉमन निकाल रहे हैं एंड देन यू आर टेकिंग h ऑफ z में yz ओवर xz, तो इसमें एक 1 भी तो यहाँ पर आएगा ना, 1 प्लस 0.1 z इनवर्स माइनस 0.2 z रेज़ टू द पावर माइनस 2। ओके, इज इट क्लियर? ओके, हाँ ना, Yes, मैम दोबारा बता दें आप ये। Yes, ma'am. ओके ओके, लेट मी गो टू अ न्यू स्लाइड, अगर ये खुल जाए तो। ओके, लेट सपोज कोई और इक्वेशन लिख देती हूँ, a y ऑफ n माइनस 1 प्लस b x ऑफ n। अगर z ट्रांसफॉर्म आप लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, y ऑफ z इज इक्वल टू a y z टाइम्स z इनवर्स प्लस b x ऑफ z। अब मैंने y z ओवर x ऑफ z करना है तो मैं पहले y z की तमाम टर्म्स को एक साइड पे लेके जाती हूँ, सो दिस विल बी a y z माइनस a z इनवर्स y z इज इक्वल टू b टाइम्स x ऑफ z। इस तरह से मैं y z कॉमन निकाल रही हूँ, तो आई हैव 1 माइनस a z इनवर्स equal to b x of z. So yz over x of z will be simply equal to b over 1 minus a z inverse. So this there will always be a 1 here because of the reason कि आपके पास दूसरी साइड पे yz भी तो था जहाँ पे आप सब कुछ लेके गए हैं। Okay, so this is actually yz का जो कोफिशिएंट था वो 1 है हमारे पास, so this is what is happening here also कि आपके पास सॉरी कहाँ गए एग्जाम्पल, हाँ जी, कि यहाँ पर एक 1 भी आएगा हमारे पास जो है, एंड देन दिस इज द पॉलिनोमियल जो कि हमारे पास दिस इज द एक्चुअली रैशनल फंक्शन जो कि हमारे पास h ऑफ z आ रहा होगा, एंड देन वी नीड h ऑफ z इनवर्स एस कॉन्जुगेट ऑफ z इनवर्स, लेकिन क्योंकि रियल टर्म्स हैं तो इसलिए कॉन्जुगेट की तो जरूरत नहीं हमें पड़ेगी, तो h ऑफ z इनवर्स हम करते हैं। इसका मतलब है कि वी विल बी जस्ट रिप्लेसिंग एवरी z इनवर्स बाय z, ठीक है, और फिर in order to compute h of omega square, what we need is h of z inverse, और इसको हमने evaluate करना है at z equal to e j omega, ठीक है। So this should not be difficult. What we need to do is कि आपने okay, let me ये factor जो है मैम यहाँ पे 1 प्लस 0.1 नहीं होना चाहिए, इस साइन क्यों चेंज हो गया? क्योंकि आप दूसरी साइड पे लेके गए हैं जब, तो ऐड हो रहा है ना, और यहाँ माइनस होना चाहिए। मैम जो आपने z इनवर्स की इक्वेशन लिखी है उसका पूछ, z इनवर्स में क्या हो गया है? अच्छा दोबारा पूछिए, क्या पूछ रही है? साइन कहाँ पे चेंज हुए हैं, किसके साइन चेंज हो गए? मैम ये माइनस 0.1 प्लस ये क्या है, इसके ये जो बाहर साइन है, हाँ जी, ये तो प्लस रहेगा और ये साइन नहीं चेंज होंगे, सिर्फ z की जगह माइनस z आ जाएगा। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस?
Yes, ma'am. Okay. Okay, so what we will be doing is कि हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, h of z को h of z इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एट द एंड आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई, लेकिन मैं आपको आंसर ज़रूर लिख देती हूँ, मैंने अपने पास जो है इसको कंप्यूट किया हुआ है। सो जब लेकिन ये कि ज़ाहिर है दिस इज़ वेरी ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन, सो दिस एक्चुअली विल कम आउट टू बी 2 plus z inverse over 1.05 plus 0.08 z plus z inverse minus 0.2 z minus 2 plus z square. ओके, सो नेक्स्ट जब हम इसको ई जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं देन व्हाट विल हैपन कि आपके पास एच ओमेगा स्क्वायर विल कम आउट टू बी 2 प्लस ई जे ओमेगा प्लस ई माइनस जे ओमेगा, ठीक है, प्लस ओवर 1.05 प्लस 0.08 ई जे ओमेगा प्लस ई माइनस जे ओमेगा प्लस 0.2 ई माइनस 2j ओमेगा प्लस ई 2j ओमेगा, ठीक है। ये सारा मैंने लिखने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि जहाँ पे भी आपके पास ई जे ओमेगा और माइनस प्लस के साथ ये टर्म्स आ रही होती हैं, यू कैन ऑलवेज रिप्लेस इज बाय 2 times कोसाइन ऑफ दैट एंगल। हमने ये बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जाम्पल्स में किया हुआ है। सो इन द न्यूमरेटर इट विल बिकम 2 plus 2 cos of omega, in the denominator it will be 1 over 1.05 plus 0.8 multiplied by 2 cos of omega plus 0.2 multiplied by 2 cos of 2 omega. So this is actually just a very easy way of finding कि हमारे पास जो है वो how can we compute the magnitude square of your frequency response. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग भी है, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि उसकी बेस पे जो है वो आगे हम फिल्टर डिजाइनिंग वगैरह करेंगे। दैट इज एक्चुअली फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन, ठीक है। अब आप देखें यहाँ तक की जो एच ऑफ ओमेगा की ये वाली इक्वेशन वी हैव एक्चुअली वी नो कि ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई है। दिस इक्वेशन इज फ्रॉम एक्स ऑफ जी, एच ऑफ जी था हमारे पास, वहाँ पे हमने जी को ई जे ओमेगा से सिर्फ रिप्लेस किया है एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग फॉर एच ऑफ ओमेगा। Now what we want to do is और इसमें हमें ये पता है कि zk is representing the location of zeros and pk is representing the locations of poles. Now we want to actually find the effect of pole and zeros on the whole transfer function, magnitude and phase दोनों में। लेकिन उससे पहले जो है हम क्या करेंगे कि we actually want to take we want to have these equations in terms of पॉजिटिव पावर्स ऑफ ई ऑफ जे ओमेगा इंस्टेड ऑफ नेगेटिव पावर। उसकी भी रीज़न हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन सो लेट मी एक्चुअली लेट सपोज कि मेरे पास जो एच ऑफ ओमेगा है, अब ये m है और एक n है। लेट सपोज कि मेरे पास m इज़ 1 एंड n इज़ 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा एच ऑफ ओमेगा जो है इट विल बी इक्वल टू बी नॉट, ठीक है। और मैं अगर खोल लेती हूँ टर्म्स को, सो m1 का मतलब है कि जस्ट 1 0 है, सो दिस विल बी इक्वल टू z1 e minus j omega, and in the denominator I will have 1 minus p1 e minus j omega and 1 minus p2 e minus j omega, ठीक है। अब if I want them to be in terms of positive e of j omega की power, तो what I can do is I can actually take this e of minus j omega common outside। देखें अब मेरे पास जो है यहाँ पर एक e of minus j omega है, जबकि डिनोमिनेटर में I have 2 e of minus j omega। तो इसका मतलब है कि अगर मैं न्यूमरेटर से माइनस जे ओमेगा कॉमन ले लेती हूँ देन इट विल बिकम ई जे ओमेगा माइनस z1, ठीक है। एंड इफ आई टेक 2j ओमेगा कॉमन फ्रॉम हेयर, तो मेरे पास एक जो है वो एक ई जे ओमेगा जो है वो आई कैन यूज इन द फर्स्ट पोल
and the second one I can use in the second pole. So what we actually are saying is that we will get Ej omega minus P1 and Ej omega minus P2. And what is happening outside? ये जो फैक्टर है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, अब देखिए मेरे पास m जो था वो 1 था ना, तो दिस इज माइनस m टाइम्स Ej ओमेगा, ठीक है, और नीचे मैंने क्या निकाला है, -2 है, n was 2, सो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में आई हैव टेकन n टाइम्स Ej ओमेगा टू बी कॉमन, या इन अदर वर्ड्स ये जो टर्म हमारे पास अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, वी हैव दिस टर्म जो कि आउटसाइड आ जाएगी, जितने भी आपके पास, क्योंकि n को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो वी एक्चुअली विल जस्ट कीप दिस थिंग असाइड एंड वी विल ट्राई टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है मैग्नीट्यूड के रेफरेंस से, ठीक है, फेज जो है वो वी विल सी, ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि फेज और मैग्नीट्यूड दोनों में जो इनका इफेक्ट क्या हो रहा है। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी है वो ये कि आई हैव जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वल टू Ej ओमेगा माइनस पोल्स एंड जीरोस, मैंने जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ Ej ओमेगा की पावर्स को जो है वो कॉमन निकाल लिया है दोनों साइड से जो है, ओके। नाउ जी बोले मैम, हमने ई के पास माइनस जे ओमेगा कॉमन लिया ना, तो वो ई के पास जे ओमेगा क्यों आ रहा है? मतलब माइनस नहीं आना चाहिए। नहीं, e रेज़ टू द पावर, ओके, न्यूमरेटर से आपने लिया है e रेज़ टू द पावर माइनस जे एम ओमेगा, जी न्यूमरेटर P2 के साथ एक्सपोनेंशियल -2 जे ओमेगा नहीं आएगा? किसके साथ आएगा 2 जे ओमेगा? सॉरी दोबारा बोले। ओके, मुझे क्वेश्चन, ओके लेट मी राइट इट हियर। ये देखिए हमारे पास जो है, ओके लेट मी राइट इट हियर, एक अलग उस पे कर, मेरे पास जब पाई आई फ्रॉम k from 1 to m 1 minus zk e minus j omega, and here I have k from 1 to n 1 minus pk e minus j omega। अब मैं यहाँ से अगर e minus j m omega कॉमन निकाल रही हूँ, आपके पास जो भी हाईएस्ट पावर है मेरे पास m जहां तक जा रहा है, ओके, m जहां जो भी हाईएस्ट पावर है मैं उसको कॉमन निकाल रही हूँ, तो इसका मतलब है कि m टाइम्स मैं निकाल रही हूँ एंड आई एम गेटिंग इन द न्यूमरेटर आई एम गेटिंग प्रोडक्ट I from 1 to, sorry, k from 1 to m z minus e minus e j omega minus zk, and in the denominator I am taking n omega common, और अगेन यहाँ पे जो भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, जब इन दोनों को मैं कंबाइन करती हूँ तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी माइनस जे एम ओमेगा प्लस जे एन ओमेगा। तो अगर मैं जे ओमेगा कॉमन निकाल लेती हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, एन माइनस एम। तो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, मतलब दिस इज सम बेसिक मैथ जो कि इस लेवल पे तो आप लोगों को फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि वी आर टेकिंग माइनस जो है वो हमने न्यूमरेटर में रखा था, तो ये प्लस इसलिए आया हुआ है, इफ यू वांट टू टेक इट माइनस तो इसका मतलब है अंदर एन एम माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज दैट वी हैव एक्चुअली टेकन दिस थिंग टू बी इन टर्म्स ऑफ ई जे ओमेगा की पावर इंस्टेड ऑफ ई ऑफ माइनस जे ओमेगा, और उसकी अभी जो है हम ज्योमेट्रिकली करके देखें तो वी विल रियलाइज कि हमने ऐसा क्यों किया हुआ है। अब इस केस में आप देखें, अगर हम फेज और मैग्नीट्यूड, देयर आर टू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास एंड इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर में टर्म्स है या डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, बोथ ऑफ दोज टर्म्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लेट्स सपोज कि हमने ये कह दिया है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर की टर्म्स हैं उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है सम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल विद द पावर, एंड देन डिनोमिनेटर को भी हमने यू के ओमेगा हम उनकी मैग्नीट्यूड कह दिए, एंड देन पावर्स जो है वो हमने ई जे फाई ऑफ के ओमेगा से कर दिया, न्यूमरेटर में जो है वो हमने थीटा से किया हुआ है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि जो मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा
magnitude of the whole h of omega will be equal to magnitude of b naught multiplied by magnitude of this factor, और ये क्योंकि e raised to the power something है, इसका magnitude हमेशा 1 होगा, and then multiplied by magnitude of all the zeros divided by magnitude of all the poles. This is something important, और ये जो हम जब चीज़ करके आगे देखेंगे तो we will see के ये हमारे पास जो है वो किस तरह से चीज़ हैंडल, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा. और फेज़ जो है, फेज़ के ऊपर हम बाद में आते हैं. Let me just do an example. Let's suppose कि मेरे पास एक सिस्टम है which is given by h of z, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पोल है, सिंगल ज़ीरो है, which means कि मेरे पास it is something like this, z1 times z inverse, h of z है ना. यहाँ से मैंने h of omega निकाला, so this will come out to be 1 minus z inverse z1 times e minus j omega. अब मैंने इसको प्लस e j omega के फॉर्म में लिखा, तो e माइनस j omega मैंने कॉमन निकाल लिया, it will come out to be e j omega minus z1. इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं, it will come out to be this thing. ठीक है, let me plot these vectors. अब मैं जो हूँ h of omega का मैग्नीट्यूड लेना चाहती हूँ, तो मैग्नीट्यूड will be equal to e j omega का मैग्नीट्यूड, e j omega minus z1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय e j omega का मैग्नीट्यूड. ये तो खैर 1 है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इसको देखना है कि इससे क्या फर्क पड़ता है. लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस थिंग. देखिए e j omega क्या है, e j omega इज एक्चुअली अ वेक्टर ऑन यूनिट सर्कल. ठीक है, बिकॉज इसमें हमारे पास जो है हमने उसका जो वो लिया है, जो भी मैग्नीट्यूड हमारे पास है वो 1 हमने लिया हुआ है, r को 1 लेके हमारे पास ये आ रहा था. सो इसका मतलब है कि आई कैन हैव दिस e j omega इक्वल टू दिस वेक्टर, एनी वेक्टर जो कि यहाँ तक जा रहा है. जो z1 है, दिस इज एक्चुअली शोइंग द लोकेशन ऑफ द पोल ज़ीरो. सो इट मीन्स के आई कैन हैव, लेट्स सपोज कि मेरे पास ज़ीरो यहाँ कहीं मौजूद है, कॉम्प्लेक्स ज़ीरो है, तो आई कैन प्लॉट दिस एज ज़ीरो. ये जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज एक्चुअली, अगर मैं जो है अगर हम वो हेड टू टेल रूल का को करें अप्लाई, तो दिस मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरे पास जो है दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अदर वेक्टर. जब आप उसको मिला रहे हैं हेड टू टेल के थ्रू, तो हमारे पास ये वेक्टर आ रहा है. अब इसका मतलब है कि h of omega का मैग्नीट्यूड जो है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर. और अब जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये जो हमारे पास वेक्टर e of j omega है, इट विल चेंज इट्स पोजीशन बेस्ड अपॉन के आपने ओमेगा को क्या लिया हुआ है. ओमेगा वी नो, जब हम प्लॉट कर रहे होते हैं तो वी टेक एक्चुअली ओमेगा टू बी 0 to पाई हम ले सकते हैं, बिकॉज आगे जो है वो चीज़ रिपीट हो जाती है. वी नो कि यूनिक जो है वो 0 to पाई तक हो रहा होता है. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग दिस ओमेगा. जब हम इस ओमेगा को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से ये जो लेंथ है वेक्टर, जो वेक्टर हमने कहा है कि 0 से लेकर इस वेक्टर तक जा रहा है, उसकी लेंथ भी चेंज होती चली जाएगी. एंड बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट लेंथ, तो ये जो मैग्नीट्यूड का प्लॉट है वो भी चेंज होता जाएगा. ओके, आई विल स्टॉप हियर, क्योंकि आप लोगों का क्विज है अभी, वो आप लोगों को क्विज पॉपअप हो जाएगा थोड़ी देर में उसके ऊपर. वी विल कंटिन्यू विद फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, मैंने क्विज मेरा ख्याल है वो तो किया था. अगर इन केस नहीं भी आ रहा हो, कि लेट मी जस्ट शो यू द क्विज. मुझे नहीं पता कि आपका उस पर आ गया है कि नहीं आया है. मैंने उस पर असाइनमेंट के तौर पे बनाया हुआ तो था. आपको शो हो रही है असाइनमेंट के नहीं? Yes, ma'am. हाँ जी, हो रही है. Okay, so you can do the quiz. You can do the quiz. It is a quiz which can be done in even 5 minutes. 10 minutes भी ज़्यादा है. लेकिन ये कि just do it and submit it. And I'll stop the recording now.